अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। आज मई की 12 तारीख है और दोपहर का टाइम है। और मैं इसलिए तारीख बता रहा हूँ ताकि जब इंटरनेट पे चीज़ें चलती हैं तो अक्सर वो 2 साल के बाद कोई चीज़ आ रही होती है या 3 साल के बाद, और उसका हदूद अरबा या डेट वगैरह जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो लोगों को पता नहीं होता, और फिर बार बार उसकी सफाई दे रहे होते हैं कि जी मैंने तो ये तब कहा था तब कहा था। आज मेरी बड़ी डिटेल बात हुई है जनाब सलीम मांडीवाला से, जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हैं, और आसिफ अली जरदारी के मतलब वो भी मैं आपको बताऊंगा। मियाँ शहबाज शरीफ जो है उनका बड़ा कड़ा वक्त शुरू हो चुका है, और चुड़ैल जो है वो बड़ी खबरें लेके आई है शहबाज शरीफ और जहांगीर खान तरीन के मतलब भी। और साथ ही लगता है कि मोनसलाई के ऊपर भी अब आजमाइश का वक्त आ रहा है, लेकिन खुसरो बख्तियार बच गए हैं बीच में से, वो भी आपको बताऊंगा। और IPPs के ऊपर क्या हो रहा है, वो कहते हैं ना कि IPPs जो है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड है और सबसे बड़ा डाका और चोरी है, लेकिन अब उसके ऊपर होगा क्या जब वो सामने भी आ चुका है। बट अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद अपडेट्स और न्यूज़ अपडेट्स और व्यूज़ वगैरह आप तक टाइम पे पहुंचते रहें। आज मेरी दोपहर को बात हुई है, यानी कोई 12 बजे के करीब सलीम मांडीवाला से, और वो डिप्टी चेयरमैन है सेनेट के, पीपल्स पार्टी के एक सीनियर और संजीदा रहनुमा है। और सलीम मांडीवाला साहब को जो लोग जानते हैं वो उनकी शराफत की कसम भी खाते हैं कि बहुत इंतहाई शरीफ और नफीस इंसान है, पढ़े लिखी फैमिली के हैं। सलीम मांडीवाला साहब की आज सुबह ही जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से बात हुई, जो साबिक सदर हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन हैं। और उन्होंने मुझे बताया कि जरदारी साहब बड़ा हंस रहे थे कि उनके मतलब जो एक फेक और फॉल्स प्रोपेगेंडा जो है वो जो सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है उनकी सेहत के हवाले से, उनकी बीमारी के हवाले से। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे मांडीवाला साहब आप बताएं कि आपको खुद किसी ने बताया है कि आपकी अपनी बात हुई है जरदारी साहब से? तो उन्होंने मुझे कहा नहीं, मेरी अपनी बात हुई है। और मैंने कहा जरदारी साहब को कहें कि कोई इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दे दें, कोई वीडियो दे दें ताकि लोगों को तसल्ली हो जाए। तो उनका ये इस टाइप की जो विशफुल कंट्रोवर्सीज़ है ना, ये जरदारी साहब की उम्र का इनका साथ है चोली दामन का। और जब वो कैडेट कॉलेज पिटारो थे तब से लोग उनके मतलब जो है वो बातें करते रहे हैं और आज भी करते हैं। और अगर वो मुड़ के पीछे देखना शुरू हो जाएं और हर एक को जवाब देना शुरू हो जाएं तो फिर उनका वक्त इसी में सर्फ होगा, और जो वो काम कर रहे हैं उसमें वो वक्त नहीं लगा सकेंगे। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के बड़े एनिग्मेटिक कैरेक्टर हैं, और उन्होंने हमेशा जो है मीडिया को इंटरेस्ट किया है, मीडिया हमेशा से उनसे इंटरेस्टेड रहा है। कुछ लोग होते हैं जो मीडिया के लिए बड़े चार्मिंग होते हैं, जो मीडिया के लिए बड़े फ्रेंडली होते हैं, वो लोग गुड ऑन द स्क्रीन। बट आसिफ अली जरदारी साहब जब भी मीडिया पे आते हैं तो ही गिव्स एन इनसाइड थिंग, और उनकी कई भी बात और उनके दिया हुआ इंटरव्यू जो है वो फिर कई साल तक कोट होता है, और उनका एक एक जुमला जो है उसके ऊपर बड़ी लंबी चौड़ी बहस भी चलती है। ये उनकी कंट्रीब्यूशन है कि ही इज़ अ हाईली रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन। कोई भी जो उनको जानता है या जो उनसे वाकिफ़ है वो उनके मुतल्लिक जो है ये मानने को तैयार है कि एक आसिफ अली जरदारी अपने दोस्तों के दोस्त हैं, और दूसरा ये कि वो इंतहाई ज़ीरक सियासतदान हैं, और जो टाइमिंग है सियासत में वो जरदारी साहब से अच्छी शायद किसी की भी नहीं है इस वक्त मुल्क में। और टाइमिंग से मुझे याद आया कि शहबाज शरीफ साहब के आने की टाइमिंग अब गलत हो गई है, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो ईद के करीब जो है वो अंदर जाने की तैयारी उनकी अब उनके लिए पूरा हो चुकी है। और इस ज़मन में नैब में एक जेल जो है उसकी सफाइयाँ शुरू हो गई हैं, वह वाइट वॉश शुरू हो गई है, और सुना है कि AC लगाया जा रहा है। जब पहली बार गए थे तो कूलर था तो बड़ी तकलीफ़ थी उनको, अब गर्मी भी आ गई है, आज 37 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त। तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो अनकरीब जेल में जाएंगे, और मेरा ख्याल है कि तकरीबन 3 से 4 लोग जो हैं वो मज़ीद जेल में जाएंगे। और चुड़ैल ने मुझे ये खबर दी है कि जहांगीर खान तरीन की जो सुलह की कोशिशें हैं इमरान खान से,
वो कामयाब नहीं हुई, और जहांगीर तरीन जो हैं वो अब इसकी एक प्राइस पे करेंगे। ये बड़ा वो कॉन्फिडेंट हैं कि उनको होना कुछ नहीं है और इस केस में कुछ भी नहीं है, और उनको विक्टिमाइजेशन हो रही है। अब पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तो नहीं कह सकते क्योंकि उन्हीं की पार्टी कर रही है, लेकिन विक्टिमाइजेशन हो रही है, कोई ना कोई उनकी पार्टी में कर रहा है। प्राइमरीली जो इल्ज़ामात लोग देते हैं वो आज़म खान और उनकी लॉबी को देते हैं कि उन्होंने इमरान खान के कान भर के उनको जहांगीर तरीन, आतिफ खान, शाहराम, ये सारे जो पीटीआई के स्टॉलवर्ड्स हैं पुराने, इनके कान भर के इनके ख़िलाफ़ इनको किया। बट वल्लाहुल आलम, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि अंदर की बात क्या है, आज़म खान वाकई इतने स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं हैं। अब दूसरी तरफ यह है कि मोना सलाई के ऊपर जो है इमरान खान वो पर्सनल हुए हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये चुड़ैल मुझे कह रही है। चुड़ैल कहती है कि मोना सलाई जो है उसके ऊपर अब नैब एक्ट करने लगी है, और ये जो शुगर स्कैंडल आया, हालांकि इसमें मोना सलाई का जो नाम है वो नाम की हद तक तो ठीक है कि उनका नाम है वहाँ पे, लेकिन एक्चुअली जो ओनरशिप है उन फैक्ट्रीज़ की या उस फैक्ट्री की जिसमें उनके शेयर्स हैं, तो वो उनका कोई मैनेजमेंट में ताल्लुक़ नहीं है। ये अब ऐसी बात है कि मैं किसी चैनल में जाता हूँ और मैं उसमें लाख रुपए के कोई शेयर्स खरीद लेता हूँ और उसके वैसे शेयर्स 10 करोड़ के हैं या 100 करोड़ के हैं, तो मैं शेयर होल्डर ज़रूर हूँ उस चैनल का, लेकिन मैं कोई वहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ उनको कि मैनेजमेंट में ये करें और ये ना करें। तो बहरहाल ये मोना सलाई का मौक़िफ़ है, और मेरा ख्याल है कि हुकूमत में बहुत से लोग इस मौक़िफ़ से एग्री नहीं करते, और इसलिए चौधरी बरादरान जो हैं नैब के ख़िलाफ़ अब जो है वो अदालत को उन्होंने रजू किया हुआ है और वो अदालत से रिस्पाइट लेना चाह रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट हैपनिंग इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स, और कुछ वज़रा जो हैं वफाकी वज़रा ख़ास तौर पे उनको रेड नोट्स इशू कर दिए गए हैं वज़ीर आज़म की तरफ से कि यानी वो अपनी कारकर्दगी ज़रा बताएं। मैंने आपको कहा था, आपको याद होगा कि 15 मई के बाद वफाकी काबीना में मेजर चेंजेस जो हैं वो ऑन कार्ड्स हैं और काफ़ी अब झटके लग सकते हैं, लेकिन इसमें जिस शख्स ने अपनी पोजीशन सिक्योर कर ली है वो खुसरो बख्तियार है, और खुसरो बख्तियार हालांकि उनका नाम चीनी स्कैंडल में, शुगर स्कैंडल में है, लेकिन वो इससे बज़ाहिर बच रहे हैं। IPPs के ऊपर सुना है कि जितने मुक़्तदर हल्के हैं वो बड़े कंसर्न्ड हैं कि ये IPPs ने बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस इस मुल्क का खा लिया, नचोड़ लिया, और जब भी उनका दिल करता है वो पाकिस्तान की सॉवरन गारंटी भी बाहर चैलेंज कर देते हैं। तो इस बार IPPs के स्क्रू टाइट किए जाएंगे। अब जो तेल है उसकी कीमत बहुत गिरी हुई है, तो चांसेस ये हैं कि IPPs टेबल पे बैठ के हुकूमत वक्त को ही कहेंगे कि हम बिजली या तो इसी कीमत पे देते हैं या आपको थोड़ी कम कर देते हैं जो हम रेट्स चार्ज कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि जो पहले की सारी करप्शन है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, उसके ऊपर मट्टी पड़ जाएगी, उसके ऊपर पर्दा आ जाएगा। हाँ, आज के बाद उनको कहा जाएगा कि अब तुम यू पुल अप योर सॉक्स, और अब इसके बाद गुंजाइश नहीं है आइंदा कुछ ऐसा काम करने की। और उसकी एक वजह यह है कि जो IPPs है ये कोई एक फ़र्द वाहिद या 2 या 3 अफराद का या कोई बिजनेसमैन जो है वो उनका सिर्फ इसमें अमल दखल नहीं है, इसमें ओवर अ पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स इसमें पता नहीं कौन कौन ब्यूरोक्रेट, कौन कौन टेक्नोक्रेट, कौन कौन सियासतदान, वो सारे इसमें शामिल हैं। तो अगर IPPs में किसी को सज़ा देनी है कानून के तहत, तो इसका मतलब है कि आप अपनी को 60% इंटेलिजेंशिया जो है उसको तो आप पाबंद सलासल कर देंगे, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि IPPs के ऊपर शोर होगा, खप पड़ेगी, रौला होगा, लेकिन बिजनेस एज यूजुअल होगा फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स। यानी जो पहले की करप्शन है उसके ऊपर आंखें बंद हो जाएंगी और आगे के लिए लोगों को हंटर मारे जाएंगे कि अब सही अच्छे बच्चे बन के तुम लोग ये काम करो। जो एक पॉलिटिकल मूव इमरान खान के ख़िलाफ़ अपोजिशन चलाना चाह रही थी, उसको कोरोना की वजह से बचत हो गई है और वो इतनी डिफ्यूज़ हो गई है कि ये लोग स्ट्रीट मोबिलाइजेशन कर नहीं सके और अभी भी नहीं कर सकते, ये वबा की वजह से, कोविड-19 की वजह से। और हो ये रहा है कि ईद के बाद पे बात चली गई है, तब गर्मियाँ बहुत होंगी और फिज़िकल मोबिलाइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक चीज़ जो है वो कुछ उलमा हज़रात और ख़ास तौर JUIF जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप जो है
وہ لوگ یہ قادیانی ایشو کے اوپر جو ہے بڑی تیاری کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہم ان 6 وزراء کا استعفیٰ ضرور لیں جن کی وجہ سے یہ کمیشن کے اندر، اقلیت کمیشن کے اندر ان کا نام آیا تھا. اور جو وفاقی وزیر ہیں مذہبی امور کے، ان کو ذاتی طور پہ لوگ بہت پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ پبلک میں آ کے ان 6 وزراء کا نام بتائیں جو کانسٹنٹلی متواتر جو ہے اس چیز میں ان کی مدد کرتے رہے کہ کسی طرح مائنورٹیز میں یا اقلیتی کمیشن میں ان کا نام آئے. So there's a lot happening right now, but one thing ایک بڑی اچھی نیوز بھی ہے اور گڈ نیوز بھی ہے جو چڑیل نے مجھے دی ہے کہ آنے والا بجٹ، ویسے تو بجٹ کہنا اس کو ایک مذاق ہے کیونکہ بجٹ تو وہاں ہوتا ہے جہاں کو رقم ہوتی ہے، جہاں کو اہداف ہوتے ہیں، جہاں سب کچھ ہے. لیکن پاکستان کے پاس ڈالر ریزروز بہت بڑھ گئے ہیں، پرائمریلی تیل کی وجہ سے، اس کی قیمتوں کی وجہ سے، امپورٹ ساری رکی ہوئی، حج اور عمرہ رکا ہوا تو اس کی وجہ سے ڈالر سپینڈنگ نہیں ہو رہی. تو بہت سے فیکٹرز جو ہیں وہ کمبائن ہوئے جس کی وجہ سے پاکستان کے پاس ڈالر کے ریزروز جو اچھے خاصے بڑھ گئے ہیں. تو اب حکومت پاکستان نے پہلے یعنی پچھلے مہینے پرائم منسٹر نے ریئل کنسٹرکشن انڈسٹری کو بہت زیادہ ریلیف دیا تھا کہ کنسٹرکشن سے لنک بڑی انڈسٹریز ہیں. لیکن اب احساس ہوا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری اپنے اون پہ کچھ نہیں کر سکتی اور اس کو ریئل اسٹیٹ کی ضرورت ہے. تو اب اس بجٹ میں کہا جا رہا ہے کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے لیے اور ریئل اسٹیٹ جو انڈسٹری ہے اس کے لیے بہت زیادہ مراد آ رہی ہیں، جس میں شاید گین ٹیکس بالکل ختم ہو جائے اور کئی اور چیزیں ہیں جن کو ریڈیوس کر دیا جائے اور ان کو بھی یہ چھوٹ دی جائے کہ ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں سے رقم لائے اور انہوں نے یہ سوسائٹیز بنائی یا انویسٹمنٹ کی. اور یہ جو بادشاہ ڈیم کی اب منظوری ہوئی ہے، اس سے ایک اور سٹیپ ہے کنسٹرکشن انڈسٹری میں. 16,500 لوگوں کو اس سے جابز ملیں گی اور تقریباً 80 کے قریب انڈسٹریز، خاص طور سیمنٹ کی، سریے کی، بھٹے وغیرہ کی، یہ جو ہے اس سے ایک دم حرکت میں آئیں گی اور چلنا شروع ہوں گی. سو لائک آئی سیڈ کہ پوسٹ کووڈ انشاءاللہ پاکستان کے لیے اچھی خبریں آ رہی ہیں. بٹ فی الحال جو امپورٹنٹ خبر ہے، سب سے امپورٹنٹ خبر ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بالکل صحت یاب ہیں اور ان کے متعلق کسی قسم کا جو پروپیگنڈا یہ جو میسیجنگ پہ اور ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ آ رہا ہے یہ سارے کا سارا غلط ہے. آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.